नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस आर्थिक पैकेज का मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अब धीरे धीरे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से पर्दा हटा रही हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार का रोड मैप क्या है, इसकी तस्वीर अब साफ होने के साथ साथ इसके साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई सवाल जन्म ले रहे हैं। आज इन सवालों का जवाब देने के लिए आमने सामने में मेरे साथ है केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आपकी जी, मोदी जी की सरकार जो है, आपकी सरकार, उसका एक आर्थिक पैकेज आ गया है। हर दिन तमाम तरीके की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि घोषणाएं तो हो रही है, इस पैकेज से बीमार आदमी हिष्ट-पुष्ट तो बन सकता है, लेकिन आज की डेट में मल्टीविटामिन्स नहीं चाहिए, ड्रिप की जरूरत है। वो ड्रिप कहाँ है? मैं अनुराधा जी बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहूंगी कि जिस परिदृश्य में आपने इस विषय को रखा है कि ऑपोजिशन के कुछ लोग, और मैं ऑपोजिशन ही इसमें कहना चाहूंगी कि ड्रिप की दरकार है अथवा हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को विटामिन की दरकार है, ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि बीमारी के लिए वन साइज फिट ऑल सबकी मेडिकेशन होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी 20 लाख करोड़ के पैकेज के संदर्भ में हर दिन जो घोषणाएं करती हैं वो इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं समाधान देने का प्रयास का एक बहुत बड़ा आयाम है, एक बहुत बड़ा हमारी ओर से विषय है। फॉर इंस्टेंस, जब लॉकडाउन घोषित हुआ था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई जी। उस वक्त की जो दरकार थी वो ये कि अगर हमारे घरों में गरीब बैठे रहेंगे तो उनको राशन कैसे मुहैया कराया जाए। 80 करोड़ नागरिकों तक राशन 3 महीने के पहुंचाने की घोषणा तब हुई थी। महिला के पास आर्थिक रूप से थोड़ी सी सहायता कैसी पहुंचाई जाए, ऐसे परिवेश में 20 करोड़ महिलाओं के लिए जनधन खाते के माध्यम से 3 महीने सतत कैश ट्रांसफर की न सिर्फ घोषणा हुई बल्कि पैसा पहुंचा भी जी। साथ ही एमएसएमई का 3 लाख करोड़ का जो बैंक गारंटी का पैकेज वित्त मंत्री जी ने घोषित किया। आप स्वयं इंडस्ट्री से संबंधित हैं, आप जानते हैं कि जब छोटा कोई व्यापारी अथवा छोटा कोई मैन्युफैक्चरर बैंक के पास जाता है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसका गारंटर कोई नहीं होता। वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया प्रधानमंत्री जी के निर्णय को कि गारंटी आपकी स्वयं भारत सरकार लेगी। ऐसी कोई भी कोशिश स्वतंत्र हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई जी। स्मृति जी, मैं आपको उसी प्रकार से जी 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जी मैं आपको बीच में आ चुकी, आपने एमएसएमई की बात की। एमएसएमई के तमाम बहुत सारे लोगों से हमारी भी बातचीत हुई और उनका ये कहना है ये बिजनेस को और बड़ा बनाएगा डेफिनेटली, इससे हमारी बहुत सारी चीजें होंगी डेफिनेटली। लेकिन आज जो हमारी जरूरत थी कि हम अपने जो हमारे यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमें आज की इमीडिएट ज़रूरत ये थी कि हमें उनकी सैलरी देने के लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की, एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत थी। जैसा कि विदेशों में किया गया कि तमाम बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ, वहाँ की सरकारों ने जो भी 2 महीने का, 3 महीने का जो मजदूरों का अगर उनकी सैलरी थी उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया गया। तो प्रॉब्लम जो आज देखा जा रहा है आज, अगर अनुराधा जी नहीं, मैं इसीलिए मैं आपको इसलिए हस्तक्षेप कर रही हूँ क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में 80% एमएसएमईज ही हैं जी। और मैं अपने निजी अनुभव के आधार पे आपको 2-3 बातें बतलाना चाहूंगी। पीपीई किट्स के बारे में विश्व भर में एक ऐसा माहौल था कि कटौती थी। अमेरिका, यूके जैसे बड़े बड़े देशों के पास पीपीई किट्स अपने आप मैन्युफैक्चरिंग की उनकी कैपेसिटी नहीं थी, हिंदुस्तान के पास भी नहीं थी। मार्च के महीने में हमने शुरुआत की कि कैसे हिंदुस्तान की छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी कंपनियां एकजुट हों
और कैसे पूरा का पूरा सामान, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे उसकी स्टिचिंग हो, चाहे उसका लैब टेस्टिंग हो, इस पूरी श्रृंखला में सरकार ने इंडस्ट्री की मदद की। जो लोग कपड़ा बनाते थे, ड्रेसेस बनाते थे, वो पीपीई किट्स बनाने लगे। इसका मतलब उनके मजदूर उन्हीं कंपनियों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सैनिटाइजेशन की पूरी प्रोटोकॉल को मेंटेन करके काम करते रहे। हिंदुस्तान में मार्च के महीने में एक कंपनी नहीं थी। आज जब मैं आपसे वार्ता कर रही हूँ 400 कंपनियां हैं और मेरी लैब्स में करीबन 900 सैंपल्स पड़े हुए हैं। मई के अंत तक लगभग 600 से 800 कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। नहीं, मेरा आज जब आप कहती हैं कि कंपनी को क्या दरकार है, मैं वही कह रही हूं, कंपनी को क्या दरकार है। लेबर अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं जिनको हम लोगों को वेलफेयर फंड के माध्यम से हमने स्टेट्स को ये इंफॉर्मेशन दी है कि आप बताइए कि उस लेबर वेलफेयर फंड में से आपको किसको कहां तक क्या सुविधा पहुंचानी है। सवाल यही उठ रहा है, सिस्टम का हिस्सा है। नहीं, सवाल यही उठ रहा है स्मृति मैं वही कह रही हूँ आपको कि आज अगर हम श्रमिक ट्रेन की बात करें सारे तो उसका 85% खर्चा भारत सरकार उठा रही है। लेकिन अगर ये सब आप लोग कर रहे हैं और मैंने माना कि आप, लेकिन हम प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय कर रहे हैं, लेकिन ये फिर माइग्रेशन क्यों हो रहा है? अनुराधा जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप कथन पर जाएं, इसका प्रमाण है भारत सरकार के पास। मैं वही तो कह रही हूँ, जब हम कहते हैं 20 करोड़ महिलाओं के जनधन अकाउंट में कैश ट्रांसफर होगा, तो ये मात्र कोई वाक्य नहीं है, ट्रांसफर हो रहा, उसका प्रमाण होगा ना देश के पास। अगर सरकार इतना सब कुछ कर रही है तो पूरे देश में इस तरीके का माइग्रेशन मजदूरों का क्यों हो रहा है? जो तरीके की स्थिति दिख रही है वो काफी दयनीय स्थिति सवाल है। नहीं, लेकिन ये सत्य है कि आज भारत में, जवाब तो देने दीजिए। जी। आप कब से अर्नब गोस्वामी बन गई? जी नहीं, बिल्कुल ट्रेन चलाने की बात और 85% पैसा देने की बात, मैं वही कह रही हूँ, श्रमिक ट्रेन चलाने की बात, और उसके लिए 85% की कॉस्ट का भुगतान भारत सरकार करेगी। ये निर्णय भारत सरकार ने करके ही प्रदेशों को बताया। 14,000 करोड़ रुपया एनडीआरएफ के खाते से प्रत्येक जिले को गया, प्रत्येक प्रदेश को गया, ताकि इन्हीं श्रमिकों के लिए क्वारंटीन शेल्टर के साथ साथ दिन में 3 बार खाने की व्यवस्था करने का पूरा पैसा भारत सरकार ने दिया। लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो जिम्मेदारी डीएम और प्रदेश सरकारों के सुपुर्द है, उसकी भी वहां पर एक जवाबदेही और समन्वय की दरकार है। जी, एमएचए के माध्यम से गाइडलाइन गई कि हम आपकी व्यवस्थाएं करके देने वाले हैं, ट्रेन देंगे, आपको बसेस दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में आपकी जो मर्यादाएं हैं या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको तो पूर्ण करना पड़ेगा। जी जी, आपकी ही इंडस्ट्री आज से उत्तर प्रदेश 380 ट्रेनें स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके डीएम्स के ऑफिस जिन जिन राज्यों से लोगों को वापस लाना है वहां से बातचीत कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या लोगों को छत्तीसगढ़ नहीं लौटना? क्या लोगों को बंगाल नहीं लौटना? क्या लोगों को राजस्थान नहीं लौटना? इनफैक्ट वहां के तो चीफ मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो इतने दिनों से ये सब मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री बैठी हुई थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है स्मृति जी कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैं आपको अनुराधा जी मेरे जिले का एक उदाहरण देती हूँ। जी, 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन था देश में, सत्य है ये? जी जी, ठीक है। 3 मई तक भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों ने घोषित समर्थन में यह कहा था कि 3 मई तक कोई मूवमेंट नहीं होगी, सत्य है? जी, अजमेर एडीएम 40 लोगों को बस में भेजता है बिना उत्तर प्रदेश को बताए कि 40 लोग कहीं जा रहे हैं, और जिनको भेजते हैं उनमें से कोविड पेशेंट्स निकलते हैं। और कब भेजते हैं? मई 1 को। देखिए, तो क्या आप मुझे कहना चाहती हैं कि राजस्थान के, मैं इसलिए कह रही हूं ऐसे कई केसेस होंगे अनुराधा जी, नहीं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अथवा प्रतिनिधि गिना सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न जो हमें अपने आप से इस वक्त पूछना है, ये अगर वो सही है तो प्रश्न जो हमें इस वक्त अपने आप से पूछना है, लेकिन ये आज की वस्तु स्थिति में जब ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं
तो आप हमको बताइए जल्द से जल्द उन सुविधाओं को लोकली लोगों तक आप कैसे पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप कहें कि मुझे अशोक गहलोत जी की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, भूपेश बघेल जी की भी लेनी पड़ेगी, ममता जी की भी लेनी पड़ेगी, तो उस प्रदेश के उस मैंडेट का क्या। लेकिन एक बात बताइए कि इस आरोप प्रत्यारोप या जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें अल्टीमेट मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, इसमें अल्टीमेट जो नहीं, है एक उसकी सेकंड प्रॉब्लम तो बड़ी विनम्रता से कहती हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। एक सेकंड, नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। आपने मुझसे स्पष्टीकरण मांगा, मैं स्पष्टीकरण दे रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप तो टेक्सटाइल की मंत्री हैं, और ये बताइए कि सूरत आपके टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक सेंटर है, तो वहां पर मजदूर क्यों बार बार रोड पर आ जा रहे हैं? वहां पे क्यों? वहां तो आपकी सरकार है। मैं साउथ चेंबर ऑफ गुजरात के साथ ये परिचर्चा कर चुकी हूँ। उनके 1000 से ज्यादा मेंबर्स 2 दिन पहले ही मेरे साथ सम्मिलित थे एक परिचर्चा में। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आपके यहाँ पर अगर कोई मजदूर है तो उस मजदूर की पगार आप ना काटिए, उस मजदूर के खान पान की व्यवस्था कीजिए, उस मजदूर को लॉकडाउन पीरियड के बाद अगर अपने गांव लौटना है तो उसमें सहायता कीजिए। जब कोई व्यक्ति एक कंपनी चला रहा हो और ऐसे कुछ व्यक्ति अपने लोगों की मदद ना करें, तो मेरी जानकारी में है कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फिर ऐसे लोगों के खान पान की, उनके यातायात की, उनके रहन सहन की व्यवस्था की। मालिक ये कह रहा है कि जो ये पैकेज आया है उसमें चाय की दुकान वाले के लिए भी लोन, आपको हर चीज जो मतलब कोरोना जैसे मर्ज का इलाज जो है वो कर्ज है, ये कहा जा रहा है एमएसएमई की तरफ से। देखिए ऐसा है कि हर चीज के लिए अगर लोन ही मिलना है, आपको इसमें तो एक और बात उमेर देती हूँ, मैं आपको एक बात उमेर देती हूँ इस बात में। आपका बेसिकली ये कहना है कि कांग्रेस के स्टाइल में देश की तिजोरी खोल दो और बिना किसी पेपर वर्क के, बिना टैक्स पेयर को ये बताए कि किसको कितनी राहत दी जा रही है, कितना समर्थन दिया जा रहा है। जो कांग्रेस के जमाने में होता था वो बीजेपी के जमाने में हो। 2008 में कांग्रेस ने एक पैकेज की घोषणा की थी। उस पैकेज में बोला था कि इतना पैसा जनता को जाएगा, लेकिन गया कुछ ऐसे लोगों की जेब में जो कांग्रेस वालों के मित्र थे। इस बार जो वित्त मंत्री ने घोषणा की, 90,000 करोड़ का उन्होंने सहारा बताया डिस्कॉम कंपनीज को, लेकिन उस सहारे में एक छंद जोड़ दिया कि अगर पावर कंपनी को 90,000 करोड़ की राहत मिलेगी तो वो उस राहत को आगे कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसका मतलब जी राहत कंपनी को मिले और साधारण नागरिक को भी, इस बात का हमने विशेष ध्यान दिया है। दूसरी बात, जब वित्त मंत्री ने और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि जितने भी सरकारी टेंडर हैं उसमें 200 करोड़ तक की अवधि का जो टेंडर है वो हिंदुस्तान की कंपनियों को मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के सभी लोगों ने बड़ा बवंडर किया। क्यों वो विरोध करते हैं कि हमारी लोकल कंपनीज को, हमारे लोकल छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिले? ये प्रश्न आपने कभी नहीं किया। राहुल गांधी से हमें जो प्रश्न करना है वो हम कर लेंगे, लेकिन मेरी सुई नहीं, मेरी सुई तो इस बात पर कहाँ कर पाएंगे अनुराधा जी? क्यों कब आएंगे और कब जवाब देंगे? राहुल गांधी छोड़िए, वो आज भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते होंगे आपकी नजर में, लेकिन मैं उस विषय को अलग करती हूँ। नहीं, मेरी सुई इस पर अटकी हुई है कि अगर बेचारा जो मजदूर रोड पर चल रहा है, मैं आपकी सुई को कब वो सहायता मिलेगी? वही बोल रही हूँ अनुराधा जी, कब खाना खाएगा, मैं वही तो कह रही हूँ अनुराधा जी, आगे काम करेगा। व्यक्ति, मैं वही कह रही हूँ अनुराधा जी, मैं आपको वही जवाब दे रही हूँ, लेकिन आपको जवाब नहीं सुनना। नहीं, मुझे सुनना है। 40 लोग अजमेर जैसे शहर से चले थे, 40 लोग, वही तो पूछ रही हूँ आपसे, मेरा वो सवाल कीजिए ना। मैं तो खुद एक सांसद के नाते आपको बता सकती हूँ। लाखों लोग चल रहे हैं, तो क्यों महाराष्ट्र में वो क्यों अपने घर जाना चाहते हैं? लोगों को चलने दिया गया, वो अपने घर क्यों जाना चाहते हैं? महाराष्ट्र से आपने चलने दिया, खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो जाना चाहेगा। अगर कोई अपने घर जाना चाहते, एक सेकेंड अनुराधा जी, कितने लोग ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि मुझे घर जाना, और आप मुझे कह रही हैं क्यों जाना चाहते हैं? एक स्वतंत्र राष्ट्र में आप रोकना चाहती हैं लोगों को घर जाने? नहीं, मेरा सवाल तो यही है कि व्यवस्थाओं की जब बात कर रहे हैं जाना चाह रहे हैं। मेरा सवाल का जवाब दे रही हूँ। उनको घरों से निकाला जा रहा है, इसलिए जाना चाह रहे हैं। अनुराधा जी,
आप ऐसा एक स्टेटमेंट मत दीजिए जिसकी पुष्टि आप स्वयं ना कर सके। कई लोग घर लौट रहे हैं अपने परिवारों के साथ रहने के लिए, लेकिन ये कहकर लौट रहे हैं कि मैं वापस अपनी नौकरी के लिए आना चाहूंगा। तो आप उनकी हत्या मत कीजिए ये कह के। नहीं, हम कोई हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल लाजमी है स्मृति जी कि और आप कह रहे हैं कि अगर वो घर जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है? गलत बात, आपने ये गलत बात करी। मेरा ये सवाल था कि लाखों मजदूर रोड पर निकले हुए हैं, उन्हें घर जाना है। और क्यों घर जाना है? घर इसलिए जाना है क्योंकि उनको खाने पीने की अनुराधा जी, मैं वही कह रही हूँ कि आज प्रदेश की सरकार नहीं देख पा रहे। अनुराधा जी, मैं वही कह रही हूँ कि आज वो अपनी नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये कह के जा रहे हैं कि अगर मैं लौटूं तो मुझे नौकरी पर रखिएगा। और अगर सरकार वो व्यवस्थाएं बना रही है कि वो नौकरी बरकरार रहे तो आपको कष्ट हो रहा है। नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, पर सरकार बना तो रही है, लेकिन आदमी तो फिर आप ये फिर नहीं, आप इसको अब आप पहले कह रहे हैं कि सरकार कर रही है। सिर्फ और सिर्फ ये है, मैं ट्विस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आप ही के शब्दों को आप ही को वापस बोल रही हूँ। बड़ा सिंपल सा सवाल है, जब कोई आदमी जिंदा रहेगा तब तो आगे सिंपल का सवाल का सिंपल सा जवाब दे दिया है। चलिए, इस सिंपल सा सवाल मैं आपको सिंपल सवाल का सिंपल जवाब ही दे रही हूँ अनुराधा जी। दिक्कत यह है कि आपको इसमें भी अपनी टीआरपी के लिए कोई मसाला खोजना है। वो मसाला मैं आपको दे चुकी हूँ। नहीं, कोई मसाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी जो मजदूर भूखे पेट, वरना आपके जितने दर्शक हैं वो इस वार्तालाप को भी समझ रहे हैं। वो जो भूखे पेट चल रहा है, दर्शक है वो भी इस वार्तालाप को समझ रहा है कि इसके लिए टीआरपी की बात नहीं हो रही है। इतने मजदूर जो रोड पर भूखे पेट चल रहे हैं, वो टीआरपी के लिए चलेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए अनुराधा जी, आप स्वयं एक संपन्न परिवार से हैं, आपने कितने मजदूरों को बस मुहैया करवाई है? हमने बस मुहैया नहीं कराई, पर हमें जो करना था वो से हम बता के नहीं करते हैं स्मृति जी। वही तो कह रही हूँ, सब संवेदनशील हो रहे हैं। मैं बोल सकती हूँ मैंने कितनों को करवाई है, सरकार छोड़कर भी मैंने कितने लोगों की मदद की है। मेरा आपसे आग्रह है कि आज अगर, और मैं कई ऐसे पत्रकारों को जानती हूँ जो विविध चैनल से संबंध रखते हैं, जो जब कुछ रिपोर्ट करते हैं तो या तो, अब मेरा खुद का अनुभव है लिखित में कि पत्रकार मुझे बताते हैं स्मृति जी यहाँ पे बस, यहाँ पे कोई गाड़ी, यहाँ पे कोई ना कोई प्रशासन का व्यक्ति क्या आप भेज सकते हैं? तो क्या आप ये सकारात्मक काम कर सकते हैं अनुराधा जी? मेरा आपसे यही आग्रह है। नहीं, हमारे मुहैया करवा सकते, हमेशा सकारात्मक काम हो रहा है उसके लिए, क्योंकि दरकार नहीं है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं स्मृति जी, वो सवाल का पूछना भी लाजमी है। मुझे पूरा तो करना दीजिए। अरे भाई अनुराधा जी, मुझे पूरा तो करने दीजिए। सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, मेरा आपसे आग्रह है किसी भी प्रदेश में अगर आपको ऐसी व्यवस्थाओं में चुनौती दिखती है, मुझ तक जानकारी पहुंचा दीजिए। मैं उस राज्य में स्वयं फोन कर दूंगी। एक मंत्री ने, एक हिंदुस्तानी होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चलिए, और मैं फॉलो अप भी कर दूंगी। अच्छा, निश्चिंत रहिए। एक बात बताइए, मैं उस राज्य की सरकार में, भले ही वो कांग्रेस शासित राज्य क्यों ना हो, मैं खुद फोन करूंगी। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है, इसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं? किस तरीके से, क्या उसका एक एग्जिट प्लान होना चाहिए? जो सोच रहे हैं वो घोषणा आपको अधिकृत लोगों के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन लोग यही कह रहे हैं इसमें प्रदेश की सरकारों का, एक सेकेंड देखिए, पत्रकारिता में अनुराधा जी आप बहुत वरिष्ठ और सम्मानित हैं, और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ, तो मैं कही सुनी बातों पर ऐसी परिस्थिति में बोलने की बजाय मुख्यमंत्रियों के साथ परिचर्चा कर प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उसी के आधार पे चलना चाहिए। अधिकृत प्रवक्ता देश के हों, प्रदेश के हों या जिला प्रशासन के हों, मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि अधिकृत प्रवक्ता के माध्यम से जो जानकारी आती है उसके हिसाब से चलें। एक इंटरव्यू के आधार पर आप अपनी व्यू रचना ना करें। जनता से मेरी अपील है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश को कृपया आप सुने और उस पर अमल करें। उसी में समाज की, हम सब की भलाई है। एक बात बताइए स्मृति जी कि आपकी इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल से तो बहुत मजदूर लगे हुए, आपका क्या प्लान है? आप उनको कैसे वापस बुला रही हैं? हाउ विल दे कम बैक? चाहे वो किसी भी, देखिए ऐसा है अनुराधा जी, मैंने आपकी शुरुआत में एक जवाब दिया था, शायद वो आपको पसंद नहीं आया। पीपीई किट्स के संदर्भ में जब मैंने बात कही
तो आज 400 कंपनियां हैं और 400 कंपनियां बढ़ के अब 1000 कंपनियां होने वाली हैं एक महीने। अरे मैं जवाब तो दे दूं मैडम। जी। अगर आपको जवाब नहीं चाहिए तो फिर आपको सवाल नहीं, आप बोलिए। अगर 400 कंपनियां 1000 कंपनियां होती हैं, आज उन 400 कंपनियों के साथ साथ जितने लोग सप्लाई चेन में हैं, पूरी इंडस्ट्री का इस एक सेगमेंट का पूरा टर्नओवर हो गया है 8000 करोड़ से ज्यादा। नहीं, मेरा सवाल आपने बताना चाहूंगी, मेरा दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल था कि सवाल का जवाब ही दे रही हूं। CII के को कहा था, पहला सवाल का जवाब तो देने दीजिए। आपने CII उस सवाल का तो जवाब आपने दे दिया था। दे दूं? नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने CII को ये बोला कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किसी पैकेज की उतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप वो क्यों? मैं अनुराधा जी बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। मेरे पास CII को मैंने क्या कहा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। CII को आपने ये नहीं कहा कि हमें सपोर्ट नहीं, हमें मैंने वही तो कहा आपसे सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ अनुराधा जी कि आप कह रही हैं तो मैं मान ले रही हूँ। मेरे पास वीडियो मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग है, खबर पढ़ी थी। नहीं मानने की जरूरत नहीं है। एक आप सेकंड, कह रही हैं, वही तो, हर खबर लूंगी। सच्ची नहीं होती। आपको इतना तो पता ही होगा। और अगर आप मुझे ना भी माने तो भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि और ये मैं बता दूं, हाँ, मैं एक बात बता दूं कि मेरी इंडस्ट्री के लिए 6000 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था। अच्छा, एक राहुल गांधी जो भी बात कह रहे हैं कि लोग मजदूरों के जेब में 7500 रुपए डालने चाहिए, आपको रिलीफ पैकेज देना चाहिए, इसको हमें इस चीज से नहीं जोड़ना चाहिए कि हमारी रेटिंग इंडस्ट्री खराब, हमारी कंट्री की रेटिंग खराब हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएंगे। अभी वक्त है रिलीफ देने का, रेटिंग का नहीं। तो आप मेरा टिप्पणी चाहती है राहुल गांधी के ऊपर? जी, उन्होंने कहा 7500। कांग्रेस पार्टी ने कहा 3% GDP। मैं वही कह रही हूँ, राहुल गांधी की पार्टी की ओर से एक वक्तव्य आया था कि 3% या 5% GDP का राहत पैकेज होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10% GDP का राहत पैकेज घोषित किया है। क्या राहुल गांधी ने राष्ट्रहित में कहीं भी ये कहा कि 10% जो GDP का घोषित हुआ है वो एक सराहनीय कदम है? क्या राहुल गांधी ने कहा कि 20 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में सरकार 3 महीने पैसे कैश ट्रांसफर कर रही है, वो अच्छी बात है? क्या राहुल गांधी ने कहा देश भर से 80 करोड़ नागरिकों को 3 नहीं 5 महीने का राशन मिल रहा है, जिसमें उनकी प्रदेश की सरकारें भी सम्मिलित हैं? क्या उन्होंने इस बात की प्रशंसा की? क्या राहुल गांधी खुश हैं इस बात से कि MSME में 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी सरकार देना चाहती है? पहले उसका जवाब ले जाइए प्लीज। लेकिन एक बात बताइए कि क्या डायरेक्ट ट्रांसफर पे कोई चर्चा हुई? कोई मैं तब से एक ही बात बता रही हूँ आपको, डायरेक्ट ट्रांसफर्स नहीं होंगे इसका मतलब? अनुराधा जी, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि 20 करोड़ औरतों के बैंक के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं। बहुत सारा मनी ट्रांसफर हो चुका है। आप अगर अपने निष्कर्ष पे पहुंचना चाहती हैं, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जनता सच क्या है जानती है। चलिए, आपके सवाल जरूर हम लोग राहुल गांधी तक पहुंचा देंगे और उनसे भी हम लोग आपके इन सवालों का जवाब मांगेंगे। स्मृति ईरानी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत देंगे नहीं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास। थैंक यू सो मच स्मृति ईरानी, थैंक यू। तो ये थी स्मृति ईरानी आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।